अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शौकत सेठी और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आपको एक बार फिर वेलकम किया जाता है। हमारा रेगुलर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के तमाम सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने एनाटॉमी पे काम किया, फिजियोलॉजी पे काम किया, आज हमारा टॉपिक पैथोलॉजी पे है। तो चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन के साथ ये बताया जाएगा कि होम्योपैथी में पैथोलॉजी की क्या वैल्यू है और होम्योपैथी पैथोलॉजी पर कितना बिलीव करती है, होम्योपैथी में पैथोलॉजी की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये हम सब कुछ इस चैप्टर में बताएंगे। हम इसकी कुछ हिस्ट्री भी बताएंगे, जो बैकग्राउंड इसकी हिस्ट्री है वो भी बताएंगे, टिप के मतलब जितनी इसकी हिस्ट्री है वो बताएंगे। और उसके साथ साथ हम अपने इस चैनल को प्रमोट करने के लिए दिन ब दिन काम कर रहे हैं और आपकी खातिर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला आज का चैप्टर जो है पैथोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। From religious beliefs and magic to rational approach, the period of ancient religious and magical belief was followed by the philosophical and rational approach to disease by the methods of observations. This happened at the time when great Greek philosophers Socrates, Plato, and Aristotle introduced philosophical concepts to all natural phenomena. But the real practice of medicine began with Hippocrates, the great Greek clinical genius of all times and regarded as the father of medicine. Hippocrates followed rational and ethical attitudes in practice and teaching of medicine as expressed in the collection of writings of that era. Some of the major Hippocratic methods can be summarized as under: observe all objectively, study the patient rather than the disease, evaluate honestly, assist nature. क्रोन वस्ती के ज़माना के इख्तिताम में तिब पसमानदा इक़दामात के ज़रिया से वाज़े हुई। इसमें वसी और तबाहकुन वबाई अमराज पाई गई जिन्होंने अकली सोच के अमल को एक बार फिर मफूकुल फितरत तसव्वुरात और गुनाहों के लिए खुदाई सज़ा से तब्दील कर दिया। इसी तरह इंसानी जिस्म की चीर फाड़ करने को सख्ती से मना किया गया था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि रूह को तकलीफ़ पहुँचती है। The era of gross pathology had three more mysterious and brilliant physician pathologists in England who were colleagues at Guy's Hospital in London.
Richard Bright, who described non-suppurative nephritis, later termed glomerulonephritis or Bright's disease. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुली की सोजिश होती है। ग्लोमेरुली जो आपके गुर्दों के ढांचे को बनाती हैं, ये खून की छोटी छोटी बरीदों से बना हुआ है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शदीद या अचानक और दायमी या तवील मुद्दती दोनों ही हो सकता है। इस हालत को ब्राइट डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे ये एक तराशा दिखाया जा रहा है किडनी का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो दाखिल हो रहा होता है आर्टरी के ज़रिए से, और वेन के ज़रिए से जो फिल्टर ब्लड है वो आउटलेट में जा रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस है, इसमें किडनी के नेफ्रॉन वगैरह पड़े हुए हैं। सारा सिस्टम नेफ्रॉन जो किडनी से निकलता है, ये एक नेफ्रॉन है, एक सिंगल नेफ्रॉन जो लाखों नेफ्रॉन पर मुश्तमिल होती है किडनी। तो इसमें ये एक नेफ्रॉन जो है, इसका ये असर दिखाया जा रहा है। इसमें ये इसका सारा फंक्शन है, फिल्टर्ड ब्लड आउट जाएगा। ये ग्लोमेरुलस है, इसमें वुमेन कैप्सूल है। तो इसमें जो एफरेंट और ईफरेंट जो नर्व्स होती हैं वो आ रही होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड कुछ फिल्टर ब्लड जो है वो आउट हो रहा होता है और अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो इनलेट में आ रहा होता है। तो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल से सारा सिस्टम होकर इसमें सारी फिल्ट्रेशन होने के बाद जब ट्यूब्यूल से होता हुआ ये यूरिनरी ट्यूब्यूल के अंदर जाता है तो आउटपुट हो जाता है। इसलिए ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस की यहाँ पे अगर सोजिश हो जाती है ग्लोमेरुलाई की, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। Thomas Edison, who gave an account of chronic adrenocortical insufficiency termed Edison's disease. एडिसन की बीमारी ये बुनियादी तौर पर गुर्दे पर चर्बी का नाकाफी होना और हाइड्रोकार्टिजोन का कम बनना के नाम से भी जाना जाता है। एक तवील अरसा से रहने वाली खराबी की शिकायत है, जिसमें एड्रीनल ग्लैंड्स काफ़ी मिकदार में स्टीरॉयड हार्मोन तैयार नहीं कर सकते। अलामात आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और इसमें पेट में दर्द, कमज़ोरी और वज़न में कमी शामिल होती है। तो ये एडिसन डिजीज़ की कुछ पिक्चर हमने ऐड की यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से ये कमज़ोरी छा जाती है, इसमें ये ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन पे आ जाती है। यहाँ पे इसकी स्किन पे ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन आ जाएगी और चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर्स आ जाएंगे। GIT डिस्टर्बेंस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की कमी हो जाती है। पोस्टरल हाइपोटेंशन, पोस्चर झुक जाता है पेशेंट, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसका जो एड्रीनल क्राइसिस में आता है उसमें हम देखते हैं कि प्रोफाउंड फटीग होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वेस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, यानी कि BP लो हो जाएगा और रीनल शटडाउन हो जाएगा। रीनल शटडाउन से हम देखते हैं कि इसका जो सीरम सोडियम है, सोडियम जो है वो नीचे आ जाता है और सीरम पोटाशियम जो है वो बढ़ जाएगा। थॉमस हॉजकिन, who observed the complex of chronic enlargement of lymph nodes, often with enlargement of the liver and spleen, later called Hodgkin's disease. हॉजकिन डिजीज़ को देखें, इसकी बीमारी को देखें तो ये एक किस्म का लिम्फोमा है। ये एक ब्लड कैंसर की तरह का है। लिम्फेटिक सिस्टम में शुरू होता है। लिम्फेटिक सिस्टम मुदाफ़ती निज़ाम को ज़ाया होने और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। हॉजकिन डिजीज़ को हॉजकिन की बीमारी, हॉजकिन का लिम्फोमा भी कहा जाता है। तो जहाँ पे भी लिम्फ ग्लैंड्स पाए जा रहे होंगे, लिम्फ नोड्स पाए जा रहे होंगे, वहाँ पर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी और इसको हम हॉजकिन डिजीज़ के नाम से कहेंगे। ये थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस ग्लैंड की भी इन्फ्लामेशन हो जाए। टॉन्सिल्स है, इन्फ्लामेशन आ रही है। आर्टरीज़ के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्टरी वेन्स हैं, इसके अंदर भी जो इन्फ्लामेशन पाई जा रही है, लिम्फ नोड्स जो हैं इसके बढ़ रहे होंगे।
इसी तरीके स्प्लीन है तो स्प्लीन के अंदर भी इसके नोड जो है वो बन जाएंगे। बोन्स है तो बोन मैरो के अंदर भी लिम्फ नोड जो है बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम इसको कहते हैं कि ये कैंसर भी है, हम इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं और हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। Giovanni B. Morgagni, an Italian physician anatomist who introduced clinico-pathologic methodology in the study of disease by correlation of clinical findings with findings at postmortem examination. John Hunter, Scottish surgeon, regarded as the greatest surgeon anatomist of all times, who established first ever unique collection of pathological specimens that later resulted in the Hunterian Museum of the Royal College of Surgeons, London. Father of museum in pathology. Paul Ehrlich, German physician, conferred Nobel Prize for his work in immunology, described Ehrlich's test for urobilinogen staining techniques of cells and bacteria and laid the foundations of hematology and clinical pathology. ये टेस्ट पेशाब में यूरोबेलिनोजन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोबेलिनोजन जिगर की खराबी की सूरत में पेशाब में पाए जाने वाले सुफरा के रोगनियात में से एक है। यह बिलिरुबिन का ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने के नतीजे में ये टेस्ट किया जाता है। इसको यूरोबेलिनोजन का टेस्ट कहेंगे हम। रॉडल्फ वेर्शो, जर्मन पैथोलॉजिस्ट हु proposed cellular theory of disease, father of cellular pathology. कैरल लैंडस्टेनर एक ऑस्ट्रियन पैथोलॉजिस्ट था जिसने पहली दफ़ा इंसान के खून के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स का पता लगाया। ये 1900 में इसने ग्रुप्स का पता लगाया। 1930 में इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये कुछ ब्लड ग्रुप थे जो कि कैरल लैंडस्टेनर ने दिए। ब्लड ग्रुप ए बी ओ, जिसको हम ABO ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा होता है कि एक ब्लड ग्रुप अगर A है तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जा रहा होता है, अगर B है तो इसमें एंटीजन कौन सा पाया जा रहा होता है, अगर AB है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, और अगर O है तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, इसमें से डोनर कौन सा होगा और रेसिपिएंट कौन सा होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन ब्लड ग्रुप्स की वजह से हमें पता चलती हैं। जॉर्ज एन पपेनिकोलाउ, अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड पैप टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स। ये पैप स्मीयर टेस्ट इसने डेवलप किया। इसने पैप स्मीयर टेस्ट दिया जिससे यूट्राइन कैंसर के बारे में पता चल सकता है। तो ये स्वैब जो है, ये स्वैब लिया जाता है यूट्रस से, डायरेक्टली स्वैब लेकर इसको सेव कर लिया जाता है और उसके बाद इसको पैथोलॉजी के ज़रिए लैब टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि इसमें कैंसर तो नहीं है, यूट्राइन सर्विक्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो इसको हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी था। विलियम बॉयड, Canadian pathologist and eminent teacher of pathology, who was a pioneering author of textbooks of pathology which have been read all over the world by students of pathology and surgery for over 50 years. अब हम बात करते हैं मॉडर्न पैथोलॉजी पर। मॉडर्न पैथोलॉजी 1950 से लेकर अभी तक जो टाइम में आ रही है, जो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पैथोलॉजी पर, आज हम इस पर बात भी करते हैं कि मॉडर्न पैथोलॉजी जो है इसने हमें कितनी सहूलत फराहम की या कितना इसने फ़ायदा हमें दिया। तो मॉडर्न पैथोलॉजी की बात करते हैं। जैसे ये हम जानते हैं ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ह्यूमन क्रोमोसोम का।
तो ये मॉडर्न थ्योरी की मॉडर्न वर्क हुआ है पैथोलॉजी के ऊपर। हमें इस सेल के अंदर पता चला कि इस सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे है, इसका क्रोमाटिन्स कहाँ पे है, मुख्तलिफ सेंट्रोमियर्स कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से जो सेल की डेवलपमेंट हुई, क्रोमोसोम की जो डेवलपमेंट हुई, इसमें ये मॉडर्न पैथोलॉजिस्ट काम करने वाले जो हैं, इन्होंने हमें मॉडर्न पैथोलॉजी के हवाले से बताया कि डीएनए हेलिक्स कहाँ पे होता है, इसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हिस्टोन कहाँ पे पाया जा रहा होता है, और इसके जो सेल के अंदर जितने भी लवाजमात हैं, जितने भी इसकी ऑर्गेनेलीज हैं, उसके बारे में बड़ी वसी तरीके से बात की। और ख़ास तौर पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो ह्यूमन का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मिली है। डिस्क्रिप्शन of the structure of DNA of the cell by Watson and Crick in 1953। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया वाटसन और क्रिक ने 1953 में इंट्रोड्यूस करवाया। इसने डिस्क्रिप्शन दी कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स पाए जा रहे होते हैं, और इसमें इसके अंदर जो लगी प्रोटीन्स हैं, एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो ये किस तरीके से लगे, और इसके साथ साथ जो शुगर के फास्फोड बैकबोन लगी होती है वो किस तरीके से होती है, और ये किस तरीके से इसकी प्रोटीन जो होती हैं वो अटैचमेंट कर रही होती है, और इसके जो बेसिक पेयर्स कैसे बन रहे होते हैं, किसका एडेनिन के साथ थायमिन कैसे बनेंगे, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन लगेगी, किसके साथ कौन सी प्रोटीन लगेगी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें वाटसन और क्रिक ने दी। तो इसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। Identification of chromosomes and their correct number in humans by Tijo and Levan in 1956। 1956 के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन बताई गई क्रोमोसोम के बारे में कि इंसान के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं। हम 1956 से पहले नहीं जानते थे कि इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या है, लेकिन इन दो बंदों टीजो एंड लेवान ने हमें 1956 के अंदर आकर क्रोमोसोम की तादाद बताई। इसने बताया हमें ये 23 पेयर्स जो हैं वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, और इसकी रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इन्होंने बताई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम टी इन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बाय नोबेल एंड हैगरफोर्ड इन 1960 एज द फर्स्ट क्रोमोसोमल abnormality in any cancer। जीनियात में क्रोमोसोम का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना एक ऐसा रुझान है जिसके नतीजे में क्रोमोसोम की गैर मामूली तरतीब नौ होती है। ये तरतीब नौ से हम मुराद ले रहे हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होना या ये क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन होना, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्मल क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। इस नॉर्मल क्रोमोसोम इधर 22 नॉर्मल क्रोमोसोम 22, और इसमें जब ये क्रोमोसोम्स की ब्रेकडाउन होता है क्रोमोसोम, तो इस ब्रेकडाउन होने की वजह से ये जब ट्रांसलोकेट करता है, तो ट्रांसलोकेशन होने की वजह से ये इसका फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे ये क्रोमोसोम का ब्रेकिंग पार्ट जो होता है ये इसके साथ जुड़ जाता है 22 वाले के साथ, और नॉर्मल का दूसरा जो 9th वाला क्रोमोसोम 9 वाला है, इसका जो ABL जो सिस्टम होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो चेंज क्रोमोसोम हो जाते हैं इसको हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ जाते हैं, तो ये भी हमें इन्होंने बताया। तो ये एक ऐसा रुझान होता है कि जिसमें जीनियात जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसको हम क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें मतवाजन और गैर मतवाजन नकलो हरकत भी शामिल होती है। इनमें दो अहम इकसाम के साथ बामी अदादोशुमार भी पाए जाते हैं, और रॉबर्टसन की कुलिया के मुताबिक नकल मकानी भी होती है। जब एक जीन में फ्यूजन पैदा होती है तो उस वक्त एक जीन नकल मकानी करके दूसरी मुखालिफ जीन में शामिल हो जाती है। इसको क्रोमोसोम की नकल मकानी भी कहते हैं। इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 in which a labeled probe is employed to detect and localize specific RNA or DNA sequences
इन सिटो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हुए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से जो मुराद ली जाती है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और इसी तरीके से ये साइटोसिन के जो प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ रेप्लिकेशन करते हैं, इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इनकी होना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसक्रिप्ट करके चला जाना या पॉलीपेप्टाइड को बना लेना डीएनए के हवाले से। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से मुराद आम तौर पर मालिक्यूलर हयातियाती टेक्निक है जो डीएनए तसलसल वाले पोल्स के दरमियान जीनियाती मुमासलत की डिग्री की पैमाइश करती हैं। ये आमतौर पर दो हयातियात के दरमियान जीनियाती फासले तय करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइलोजेनी यानी हयातियात के दर्जाबंदी ग्रुप के इर्तिकाई तरक्की में होने वाले वाक़यात का तरबीती इल्म है और टैक्सोनॉमी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा है। Recombinant DNA technique developed in 1972 using restriction enzymes to cut and paste bits of DNA. अब डीएनए की रिकम्बिनेंट टेक्निक कैसे डेवलप हुई, जब इसकी बात करते हैं तो ये एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं, कट एंड पेस्ट वाला जो सिलसिला है डीएनए में कैसे करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब दो मुख्तलिफ अनवा के डीएनए को एक दूसरे के साथ शामिल करना होता है। दोबारा तैयार शुदा डीएनए वाली अनवा एक नई जीनियाती इम्तजाज को तैयार करने के लिए एक मेज़बान हयातियात में दाखिल की जाती है जो साइंस, तिब, ज़राअत और सनत के लिए अहमियत की हामिल होती है। कैरेमोलिस इंट्रोड्यूस्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर के नाम से जानते हैं, दैट इज जीरोजिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स विच रेवोल्यूशनाइज्ड द डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। पॉलीमरेज चेन रद्द अमल, जिसको हम पीसीआर के नाम से जानते हैं, पीसीआर हमें इसकी पीसीआर के बारे में हमें पहचान है इसकी कि पीसीआर करवाया जाता है। तो ये एक ऐसा तरीका है जो सालाना हयातियात में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि लाखों से अरबों कॉपियाँ मखसूस डीएनए नमूने की तेज़ी से बनाई जा सकें। साइंसदानों को डीएनए का एक बहुत छोटा नमूना लेने और तफसील से मुताला करने के लिए काफ़ी मिकदार में इसकी वुसअत में जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ओरिजिनल डीएनए है टू बी रेप्लिकेटेड, जब ये रेप्लिकेट होता है तो इसके स्ट्रैंड जो है वो अलहदा हो जाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आती है। तो हम इस चेन को, ये डीएनए का जो एक चेन है ओरिजिनल डीएनए का चेन, तो ये जब टूटता है तो टू स्ट्रैंड्स में डिवाइड होकर अलग-अलग हो जाता है और अलग-अलग अपना फंक्शन अदा करता है। तो इस तरीके से इसकी रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। डीएनए में इसमें हम देख रहे हैं ये डीनेचुरेशन नंबर 1 है, नंबर 2 एनलिंग है, नंबर 2 इसमें अलोंगेशन है। अलोंगेशन, ये एक्सटेंशन या अलोंगेशन की बात करें तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये मरहलावार इसमें 3 जो स्टेप्स हैं वो आएंगे हमारे पास। तो हम इसमें देखते हैं पैथोलॉजिकली। तो पहला मरहला जो है वो इसको हम कहते हैं, जिसको डीनेचुरेशन की बात करें, मसक करने का, इसको ख़त्म करने का, मसक कर देता है। जैसा कि डीएनए की नकल तैयार होती है, डीएनए डबल हेलिक्स में मौजूद 2 पट्टियों को अलग करने में कामयाब हुआ है। जैसे कि हमने देखा ये इसकी रेप्लिकेशन हुई और जब इसकी नकल तैयार हुई तो नकल तैयार होने से इसने क्या किया, ये 2 पट्टियों में तकसीम हो गया। मरहला नंबर 2 एनलिंग होती है। एनलिंग किस तरीके से होगी, ये एनलिंग का मतलब ये है कि इसको हम, जिसको हम कहते हैं हीट पहुंचाना, हीट पहुंचाने का अमल होता है। सेल के अंदर हीट पहुंचती है, तो जब हीट पहुंचेगी तो गालिबन मॉलिक्यूल्स इस तरह मुरतब होने की इजाज़त दे देता है कि दाखिली खिंचाव ख़त्म हो जाता है। प्राइमर हदफ वाले डीएनए की तरतीब से जुड़े हुए होते हैं और पॉलीमराइजेशन का आगाज़ करते हैं। तो ये जब एनलिंग हीट पहुंचती है इसको, तो ये इसको हीट पहुंचाने के बाद इसको डिवाइड कर देता है, इसको सेपरेट कर देता है। तो इसके बाद तीसरा मरहला शुरू हो जाता है अलोंगेशन का या एक्सटेंशन का। तो हम इसकी बात करते हैं
ये इसके साथ क्या होता है, इस मरहले में डीएनए के नए स्ट्रैंड नई पट्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। नई पट्टियाँ जब बनती हैं तो असली जो इसकी पट्टियाँ होती हैं उनको बतौर टेम्पलेट्स के इस्तेमाल करता है ये सारा जो है, ये एप्लीकेशन या न्यूक्लियोटाइड वगैरह बनना। तो ये हर तरीके से ये नई पट्टी जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो हो जाती है और दो में तकसीम हो जाता है। ये पॉलीमरेज का एक केमिकल रिएक्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिज्म ऑफ डीएनए invented by Barbara McClintock, for which she was awarded Nobel Prize in 1983. बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई थी। इस इन्वेंशन के बारे में आइन वेलमेट एंड हिज कोलीग्स एट रोजलिन इंस्टीट्यूट in Edinburgh successfully used a technique of somatic cell nuclear transfer to create the clone of a sheep. The clone sheep was named Dolly. This has set in the era of mammalian cloning. Reproductive cloning for human beings, however, is very risky besides being absolutely unethical. ये 1997 में एक जैन वेलमेट और उसके जो कुछ साथी थे, इन्होंने इंस्टीट्यूट के अंदर, एडनबर्ग के अंदर, लंदन के अंदर जो सिलसिला बनाया डीएनए के साथ काम करके, और इसने एक जानवर मैमल्स के अंदर जो है वो क्लोनिंग करने का सिलसिला बनाया। इस क्लोनिंग को उसने नाम जो है वो शीप को क्लोन किया। क्लोन का नाम करके उसने डॉली नाम की एक मैमल को नए सिरे से डेवलप किया और इसकी रिप्रोडक्शन को दोबारा से किया। तो ये चाह रहा था कि ये इंसानों के अंदर भी इसी तरीके की अनएथिकली जो सिचुएशन है वो पैदा हो। तो ये अभी तक इस पे काम तो खैर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पे कोई रिसर्च या कोई इस तरीके का काम हमारे सामने नहीं आया। जिस तरीके से इसने जो काम किया था, इसने ये एक ब्लैक फेस शीप ली, उसका डोनर का एग लिया, उस एग में से क्या किया, इसने रिमूव कर दिया न्यूक्लियस को। जब न्यूक्लियस को रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद इसने फ्यूज़ किया सेल को, और इसका जो एन्यूक्लिएटेड एग विद इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूक्लियस निकल चुका था उसके साथ इसने इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ, बिजली के साथ लगा के इसको फ्राहम करके, बिजली फ्राहम करके इसको मल्टीप्लाई किया, इसको फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद इसकी जो एग फ्यूज विद सेल हुआ, उसके बाद ये सेल की जो वाइट फेस शीप है इसके साथ इसको डेवलप किया गया। जब डेवलप किया तो ये एम्ब्रियो जो बना उसमें इम्प्लांट एम्ब्रियो डाला गया, और ये इम्प्लांट में हुआ क्या, इसमें ब्लैक फेस शीप विद वाइट फेस लैम्प क्लोन। ये क्लोन जो है ये पैदा हुआ, ये वाइट बिल्कुल इसका अब जो फेस है वो इंतहाई साफ हो गया। ये इस तरीके से चीज़ चली, तो इसको इसने नाम जो है वो डॉली का दिया। In 1998, researchers in US found a way of harvesting stem cells, a type of primitive cells from embryos and maintaining their growth in the laboratory, and thus started the era of stem cell research. Stem cells are seen by many researchers as having virtually unlimited application in the treatment of many human diseases such as Alzheimer's disease, diabetes, cancer, strokes, etc. In April 2003, Human Genome Project, consisting of a consortium of countries, was completed, which coincided with 50 years of description of DNA double helix by Watson and Crick in April 1953. The sequencing of human genome reveals that human genome contains approximately 3 billion of the base pairs
which reside in the 23 pairs of chromosomes within the nucleus of all human cells. Each chromosome contains an estimated 30,000 genes in the human genome, contrary to the earlier estimate of about 100,000 genes which carry the instructions for making proteins. In time to come, medical scientists will be able to develop highly effective diagnostic tools to better understand the health needs of people based on their individual genetic makeups and to design new and highly effective treatments of disease as well as suggest prevention against disease. These inventions have set in an era of human molecular biology which is no longer confined to research laboratories but is ready for application as a modern diagnostic and therapeutic tool. Modern day human molecular biology is closely linked to information technology. The best recent example is the availability of molecular profiling by cDNA microarrays, in which by a small silicon chip expression of thousands of genes can be simultaneously measured. ये माइक्रो सिलिकॉन चिप है जो कि इंसान के आने वाले दिनों में इस्तेमाल की जा रही है कि इस तरीके से ये जो जीनोम तैयार किए जा रहे हैं या जिस तरीके से जो क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप जो चिप है ये इंसान में इंसर्ट कर दी जाएगी, इम्प्लांट कर दी जाएगी, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। ये मस्नूई न्यूरॉन जो हमारे जिस्म के असाबी खुलियों से बिजली के इशारों की मुंतकली के तरीके की नकाली करते हैं, एक दिन असली नुकसान वाले मरीज़ों की मदद कर सकेंगे। ये जो माइक्रो सिलिकॉन चिप की बात हो रही है, इसकी बात ये मस्नूई न्यूरॉन है, ये करेंगे। मस्नूई न्यूरॉन छोटे सिलिकॉन चिपों में बनवाए गए हैं और असाबी खुलियों के माबैन सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जो बीमारी या चोट की वजह से ख़राब हो सकते हैं। कुलीदी तौर पर इन चिप्स को सिर्फ एक मेयारी माइक्रो प्रोसेसर की 1 अरबवीं ताकत की ज़रूरत होती है। मतलब ये है कि ये चिप्स नज़रियाती तौर पर दिल के फेल होने या अल्ज़ाइमर जैसी दायमी बीमारियों के इलाज में मदद के लिए मेडिकल इम्प्लांट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे प्रोसेस इसके क्या होंगे, इसके पर्पसेस क्या होंगे, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। रोल ऑफ पैथोलॉजी इन होम्योपैथी। Homeopathy is a science and an art of comparisons, as all we really know of any disease is the sum total of manifestation, symptoms and tissue changes it has produced in patients. Symptoms are the language of disease. Nobody has ever seen anemia, measles, scarlatina or a headache stalking abroad as a separate entity. Symptoms are the language in which the disturbing forces which we know as diseases speak to us. Hahnemann has been severely criticized for discarding pathology. It is very much to his credit that he did not accept the pathology of his day, but neither he nor his followers neglect anything which can help to throw light on the nature of disease. As a matter of fact, several of Hahnemann's most distinguished followers were professors of pathology, including Arnold of Zurich, Rapp of Tübingen, D. Amador of
Montabaur Rapp of Zalta, Ravage of Vienna, and Henderson of Edinburgh, a true appreciation of the essential pathology of a case is often of vital importance in selecting the remedy. Our knowledge of the true pathology of most diseases is still indefinite. This is quite true, but still we go on treating our cases all the same and taking Hahnemann for our guide. We are on solid ground. Pathological theories are bound to change with every fresh addition to our knowledge, but disease manifestations remain the same from the days of Hippocrates till the present. It is a matter of no little importance to grasp the idea Hahnemann formed of the essential nature of disease. With him, disease was not primarily a change of structure or function, but an alteration of the invisible vital force which animates the whole organism. The nature of this invisible change is outwardly pictured in the bodily changes and sufferings produced, and thus according to his view it is necessary to observe accurately all the symptoms occurring in order to get a true picture of the vital disturbance. In any case, symptoms are the language of the disturbed vital force, and hence symptoms are the guide to treatment. A fit of an anger in a nursing woman will so change the quality of her milk that if she nurses her child just after it, the child will be poisoned. But the poisonous milk is not the cause of the chained milk, the disorder from which she is suffering. The invisible, intangible emotion has so disturbed her invisible, intangible vital force that physical changes in her tissues and secretions have resulted. The changes in her secretions are symptoms of the inward change, so the causes of most diseases are of an invisible, intangible nature, dynamic or spirit-like, as Hahnemann called it. No count of Hahnemann's pathology would be complete without a mention of his doctrine of chronic diseases. The work of Hahnemann in pathology may be compared to that of Cuvier in zoology, who reduced the entire animal kingdom to 4 fundamental classes based upon the general characteristics of their internal structure: vertebrates, mollusks, articulates, and radiates. Vertebrates, mollusks, articulate, radiates. Examples. Until Cuvier time, there was no great principle of classification. Facts were accumulated and more or less systematized, but they were not arranged according to law. Hahnemann reduced all the phenomena of chronic disease according to their causes to 4 fundamental classes: occupational or drug diseases, SORA, syphilis, and psychosis. Relationship of bacteriology to homeopathy. This brings us to a consideration of Hahnemann's clock-making discovery of specific living microorganisms as the cause of infectious diseases such as
cholera and the venereal diseases, and of the relation of bacteriology of homeopathy. Study of diseases. Definition of pathology. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो मेजर टॉपिक है पैथोलॉजी का। ये तो हमारी इंट्रोडक्शन थी हनीमन के साथ, होम्योपैथी के साथ पैथोलॉजी का क्या रिलेशन है, उसके पहले तारीख क्या बताती है, मॉडर्न हिस्ट्री उसमें क्या बताती है, रिलीजियस हिस्ट्री उसमें क्या बताती है। तो ये हमने पैथोलॉजी की बात की। अब पैथोलॉजी की डेफिनेशन प्रॉपर हम देखते हैं कि पैथोलॉजी डेफिनेशन क्या है, आगे इसमें डिजीजेस पे वर्क कैसे करेंगे। द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैथोस मीनिंग सफरिंग एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। Pathology is the scientific study of structure and function of the body in disease, or in other words, pathology consists of the abnormalities that occur in normal anatomy, including histology and physiology, owing to disease. Another commonly used term with reference to study of diseases is pathophysiology, comprised by two words, patho suffering, physiology study of normal function. Pathophysiology thus includes study of disordered function or breakdown of homeostasis in diseases. Pathologists are the diagnostician of disease. Therefore, knowledge and understanding of pathology is essential for all would-be doctors, general medical practitioners, and specialists, since unless they know the causes, mechanisms, nature, and type of disease, and understand the language spoken by the pathologist in the form of laboratory reports, they would not be able to institute treatment or suggest preventive measures to the patient. For the student of any system of medicine, the discipline of pathology forms a vital bridge between initial learning phase of preclinical sciences and the final phase of clinical subjects. Remember, prophetic words of one of the eminent founders of modern medicine in late 19th and early 20th century, Sir William Osler: your practice of medicine will be as good as your understanding of pathology. Health and disease. Before there were humans on earth, there was disease, albeit in early animals. Since pathology is the study of disease, then what is disease? In simple language, disease is opposite of health, that is, what is not healthy is disease. Health may be defined as a condition when the individual is in complete accord with the surroundings. Disease is loss of ease or comfort to the body. That is, this is. However, it must be borne in mind that in health there is a wide range of normality, for example in height, weight, blood and tissue, chemical composition, etc. It also needs to be appreciated that at cellular level the cells display wide range of activities within the broad area of health, similar to what is seen in diseased cell. Thus, health and disease are not absolute but are considered as relative states. A term commonly confused with disease is illness. While disease suggests an entity with a cause, illness is the reaction of the individual to disease in the form of symptoms and physical signs. Though disease and illness are not separable, the study of diseases is done in pathology
while the learning and management of illness is done in wards and clinics. In addition to disease and illness, there are syndromes characterized by a combination of symptoms caused by alterated physiologic processes. Terminology in pathology. It is important for a beginner in pathology to be familiar with the language used in pathology. Patient is the person affected by disease. Lesion are the characteristic changes in tissues and cells produced by disease in an individual or experimental animal. Pathological changes or morphology consist of examination of diseased tissue. Pathological changes can be recognized with the naked eye or studied by microscopic examination of tissues. Causal factors or causative factors responsible for the lesions are included in etiology of disease, that is, why of disease, mechanism by which the lesions are produced is termed pathogenesis of disease, that is, how of disease. Functional implications of the lesion felt by the patient are symptoms, and those discovered by the clinician are the physical signs. Clinical significance of the morphologic and functional changes together with results of other investigations help to arrive at an answer to what is wrong, diagnosis, what is going to happen, what can be done about it, and finally what should be done to avoid complications and spread, that is, what of disease. Subdivisions of pathology. After a retrospective into the historical aspects of pathology and before plunging into the study of diseases in the chapters that follow, we first introduced ourselves with the branches of human pathology. Depending upon the species studied, there are various disciplines of pathology such as human pathology, animal pathology, plant pathology, veterinary pathology, poultry pathology, etc. Comparative pathology deals with the study of diseases in animals in comparison with those found in man. Human pathology is the largest branch of pathology. It is conventionally divided into general pathology dealing with general principles of disease and systemic pathology that includes study of diseases pertaining to the specific organs and body systems. The specialty of pathology has come to include the following subspecialties. A. Histopathology. Histopathology used synonymously with anatomic pathology, pathologic anatomy or morbid anatomy is the classic method of study and still the most useful one which has stood the test of time. The study includes structural changes observed by naked eye examination referred to as gross or macroscopic changes, and the changes detected by light and electron microscopy spotted by numerous special staining methods including histochemical and immunological techniques to arrive at the most accurate diagnosis. Modern time anatomic pathology includes super specialties such as cardiac pathology, pulmonary pathology, neuropathology, renal pathology, gynecologic pathology, breast pathology, hematopathology, gastrointestinal pathology, oral pathology, and so on.
Anatomic pathology includes the following three main subdivisions. Number one, surgical pathology. It deals with the study of tissues removed from the living body. It forms the bulk of tissue material for the pathologist and includes study of tissue by paraffin embedding techniques and by frozen section for rapid diagnosis. Number two, forensic pathology and autopsy work. This includes the study of organs and tissues removed at postmortem for medical legal work and for determining the underlying sequence and cause of death. By this, the pathologist attempts to reconstruct the course of events, how they may have happened in the patient during life, which culminated in his death. Postmortem anatomical diagnosis is helpful to clinician to enhance his knowledge about the disease and his judgment, while forensic autopsy is helpful for medical legal purposes. The significance of a careful postmortem examination can be summed up in the old saying, the dead teach the लिविंग। पोस्टमार्टम जिस्मानी बीमारी की तशखीस और इस के मुतल्लक अपनी मालूमात को बढ़ाने और मुआलज के लिए मददगार होता है, जबकि फ्रेंसिक पोस्टमार्टम मेडिकल के मकासद के लिए मददगार होता है। मोहतात पोस्टमार्टम मुआयना की अहमियत का खुलासा इस पुरानी कहावत से किया जा सकता है कि मुर्दा जिंदा लोगों को तालीम देते हैं। Cytopathology. Though a branch of anatomic pathology, cytopathology has developed as a distinct subspecialty in recent times. It includes study of cells shed off from the lesion, exfoliative cytology and fine needle aspiration cytology of superficial and deep-seated lesion for diagnosis. फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक माइक्रोस्कोपिक इम्तिहान होता है। माइक्रोस्कोपिक इम्तिहान के लिए एक ज़ख़म से नमूना इकट्ठा करने के लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी आला मेयार की सुई से ज़ख़म में से मवाद हासिल करने की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक इंजेक्शन इस्तेमाल होता है जिसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी या साइटोलॉजी के बारे में कहते हैं, जिसका साइज़ 22 से 25 गेज तक होता है। ये बाफ्तों को कम से कम नुकसान पहुंचाए बगैर तेज़ तशखीस की इजाज़त देता है, लेकिन इसके हिस्टोलॉजिकल तमीरी इल्म को महफूज नहीं रखा जा सकता। हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी डील्स विद द डिजीज़ेस ऑफ ब्लड. It includes laboratory hematology and clinical hematology. The latter covers the management of patient as well. Chemical pathology. Analysis of biochemical constituents of blood, urine, semen, CSF, cerebrospinal fluid and other body fluids is included in this branch of pathology. Immunology. Detection of abnormalities in the immune system of the body comprises immunology and immunopathology. Experimental pathology. This is defined as production of disease in the experimental animal and its study. However, all the findings of experimental work in animals may not be applicable to human beings due to species differences. Geographic pathology. The study of differences in distribution of frequency and type of diseases in populations
in different parts of the world forms geographic pathology. Medical genetics. This is the branch of human genetics that deals with the relationship between heredity and disease. There have been important developments in the field of medical genetics. For example, in blood groups, inborn errors of metabolism, chromosomal mutations, in congenital malformation and neoplasm, etc. यहाँ पर बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेजन्स की। इस ब्रांच में एक क्रोमोसोम में पाया जाने वाला डिसऑर्डर बेकायदगी, तख्फीफ या क्रोमोसोमल डीएनए के इजाफी गुमशुदा या फासद हिस्सा में होने वाले तग़य्युरात का मुताला किया जाता है। इस मुताले का ताल्लुक एक ख़ास तादाद में क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स में साख्ती गैर मामूली चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है। Molecular pathology. The detection and diagnosis of abnormalities at the level of DNA of the cell is included in molecular pathology. Recent advancement in molecular biologic techniques have resulted in availability of disease method of these methods not only for research purposes but also as a tool in diagnostic pathology. Frington MD said, a pathological state, I hope that no diploma will be granted to any man in this class who does not study pathology. डॉक्टर फ्रिंटन का ये कॉल उसके मटीरिया मेडिका, क्लिनिकल मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि उस बंदे को डिप्लोमा नहीं देना चाहिए जो पैथोलॉजी नहीं पढ़ता या नहीं जानता। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ अच्छी बात को शेयर किया करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।